Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये नेटवर्क थ्योरी का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 20 है। तो लेक्चर 19 में हमने क्या पढ़ा है? लेक्चर 19 में हम पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या पढ़ा है? सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम, देन फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम कब लगानी है हमको? सबसे पहले क्या करना है? थ्योरम लगाने से पहले सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर स्टेबल है देन ओनली थ्योरम लगा पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा? थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि वो केवल स्टेबल सिस्टम के लिए है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को कैसे उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नेटवर्क में बनाना है और कैसे उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, वो सब देख लिया था। देन उसके न्यूमेरिकल किए थे हमने, जो हमारे गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। बेसिक न्यूमेरिकल जो थे वो दोनों कर लिए थे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने रेजोनेंस देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस देख लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस, देन उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसका फॉर्म फैक्टर वगैरह क्या है, बैंडविड्थ क्या है, एंड वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन क्या होगा, वो देख लेते हैं इसके पहले। तो पढ़ लेते हैं क्या? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। अब ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या है? एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर इस टाइप से कनेक्टेड है। एक अजम्पशन है कि इस टाइप से कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्टेड है, सीरीज में है दोनों, सीरीज में है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। पहले क्या हुआ? t<0 के लिए स्विच कहाँ है? ए पर है। ए पर है मतलब क्या होगा? ये वाला सर्किट बनेगा, ये सर्किट बनेगा। तो क्या होगा? इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या होंगे? चार्ज होंगे। जब वो स्विच t>0 पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये छोटा वाला सर्किट बन जाएगा। इस केस में क्या होगा? इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है, कोई डिस्चार्जिंग एलिमेंट तो है नहीं। डिस्चार्जिंग एलिमेंट नहीं है तो एक चार्ज होगा, एक डिस्चार्ज होगा, देन दूसरा चार्ज होगा, फर्स्ट डिस्चार्ज होगा। तो यही कंडीशन चलती रहेगी। तो इस केस में क्या होगा? ऑसिलेशन आते रहेंगे कंटिन्यूस, कभी वो डिस्चार्ज ही नहीं होगा। लेकिन क्या होता है? ये क्या हो गया? आइडियल कंडीशन होगी कि डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो वायर है, वायर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो मिनिमम होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो उस केस के क्या होगा? ये जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज होते जाएंगे इस टाइप से। जब ये डिक्रीज होते जाएंगे तो इन डिक्रीज ऑसिलेशन को कम करने के लिए हमें क्या? एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स क्या करेगा? उस ऑसिलेशन को मेंटेन करके रखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, कि एक ऑसिलेशन जो आ रहा है वो मेंटेन हो जाए। तो क्या सर्किट बनेगा? एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ये वोल्टेज लगा दिया। इस जो सर्किट को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? ये सीरीज आरएलसी हो गया। और इसमें रेजोनेंस जब अगर होगा तो क्या हो जाएगा? सीरीज रेजोनेंस हो जाएगा। इसमें ये आर क्या हो गया? आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, माइनर ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एलसी सर्किट ही मेन है ऑसिलेशन के लिए। तो ऑसिलेशन हम कल क्या देखे थे? ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा था? 1/√ऑफ एलसी आ रहा था। तो ऑसिलेशन के लिए क्या? एलसी ही मेन है। आर क्या है? फिजिकली जो रेजिस्टेंस आ रहा है, फिजिकली मतलब आइडियल कंडीशन ना लेते हुए फिजिकल कंडीशन ले रहे हैं। फिजिकल मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन, कि क्या प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस रहेगा वायर का, तो वो रेजिस्टेंस आर, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आ रहा था वो डिक्रीज ना आए, उसके लिए हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो इसको क्या हो जाएगा? अब रेजोनेंस कंडीशन पढ़ लेते हैं कि सीरीज में कैसे एप्लीकेबल होगा और कैसे रेजोनेंस कंडीशन आएगी। ये क्या है? एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। इसके अंदर कुछ करंट आई फ्लो हो रहा होगा। वी ऑफ टी क्या लगाया? इनपुट सप्लाई है। आर एल सी सीरीज में लगे हुए हैं। अब क्या है? जो जेड होगा टोटल इसका जो इम्पिडेंस होगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, या फिर क्या होगा? और आर प्लस जे एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किस पर? वेदर इट इज एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है और एक्सएल लेस देन एक्सी है। तो ये आ जाएगा, उसके बेसिस पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और एक्सी माइनस एक्सएल होगा। तो ये आ जाएगा जेड का वैल्यू। देन करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू वी बाय जेड, वी ऑफ मॉड जेड। तो वी बाय मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी से स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी आर एल सी जब सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे तो देख चुके हैं कि करंट ये हो जाएगा। अब इसमें रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? रेजोनेंस में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, यानी कि ये इसका रिएक्टेंस इक्वल टू इसका एडमिटेंस हो गया।
तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जेड मिनिमम कितना हो जाएगा, जेड मिनिमम क्या हो जाएगा, आर अकेला बचेगा, ये अकेली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। जब जेड की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि v इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू क्या v बाय जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम यानी कि i मैक्सिमम हो गया, यानी कि रेजोनेंस पे मेरा जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कंडीशन प्रूफ हो गई, करंट मैक्सिमम होगा। एक सीरीज आरएलसी सर्किट दिया है, इसमें क्या हमको निकालना है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगी तो उसके केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर किस हिसाब से वेरी करेगा वो निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, ये करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, वोल्टेज भी अप्लाई किया है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL इंटू आई, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC इंटू आई। अब आई की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस जो रहेगा उसका। अब ये देखो XL इक्वल टू क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं ओमेगा एल यानी कि 2 पाई एफ एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, एंड ओमेगा VC इक्वल टू क्या है, XL XC आई, तो XC इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि XC इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये XL वैल्यू आ गई एंड ये XC की वैल्यू आ गई। अब ये देखो जब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड XC की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि जो एडमिटेंस की वैल्यू है कैपेसिटर के क्रॉस वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स कि कैपेसिटर क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा। जब क्या रहेगा, F इक्वल टू 0 रहेगा तो XC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, XC इन्फिनिटी हो जाएगा तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब XC इक्वल टू, जब कितना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो गई तो XL क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी पे ये कंडीशन रहेगी एंड 0 पर ये कंडीशन रहेगी। तो इसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये समझ गए आप लोग। ये किसके बीच में ग्राफ है, ये VL VC है एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जब F इक्वल टू 0 हो रहा है, F इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, XC इक्वल टू V और VC इक्वल टू V हो रहा है, एंड उसकी वैल्यू क्या आ रही है, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा VL का ग्राफ, VL का ग्राफ इस टाइप से बनेगा, कुछ ये आएगा, एंड VC का ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है जिसपे क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू VC हो जाएगा, एंड ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये ग्राफ थोड़ा सही से नहीं बन पाया, इस टाइप से बनेगा। ये पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा। अब ये देख लेते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी FC एंड ये FL हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये वाला ग्राफ किसका है, VL का है, एंड ये वाला ग्राफ किसका है, VC का है। क्यों है VL VC का, इनिशियल क्या हो रहा है, VC इक्वल टू V हो रहा है एंड VL इक्वल टू 0 हो रहा है, तो VC इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड VL इक्वल टू 0 है। फाइनल F इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, VC इंक्रीज करेगा, VL इंक्रीज करेगा एंड VC डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई F। तो F फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, VL इक्वल टू VC हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी। और इस केस में क्या होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो हम अभी देखेंगे करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे बनेगा, उसको भी बनाएंगे। तो अभी ये आपको केवल बेसिक बता दिया कि वोल्टेज किस हिसाब से वेरी करेगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस। अभी क्या देख लेते हैं, करंट का इक्वेशन देख लेते हैं, एंड करंट मैक्सिमम कब होगा, किस हिसाब से उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है, कब मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, एंड क्यू फैक्टर क्या होगा, वो हम देख लेते हैं अभी। उससे पहले देखने से पहले बैंडविड्थ एंड करंट की इक्वेशन देखने से पहले ये जो FL एंड FC की जो वैल्यू आई, FC ये FC एंड ये FL है, इनकी वैल्यू क्या होगी वो हम देख लेते हैं पहले क्या होगी। क्या आ रहा था हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमने निकाला था, VL इक्वल टू क्या रहा था, I इंटू XL एंड VC इक्वल टू क्या रहा था, I इंटू XC। ये हमको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैसे आएगा ये। अब करंट की वैल्यू क्या थी, I इक्वल टू V अपॉन Z, ये था करंट की वैल्यू।
तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये जेड था। तो वी एल क्या हो जाएगा, वी एल इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आई कितना है, वी बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्सएल, एक्सएल यानी कि ओमेगा एल। तो ये वी एल की वैल्यू आ गई, इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालना है, ओमेगा मेरा वेरी कर रहा है। तो इस इक्वेशन जो आई है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा वेरी कर रहा है, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा, नहीं ये एफ एल हो जाएगा। तो एफ एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 पुट कर देंगे, तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एल की वैल्यू आ जाएगी। तो वो एफ एल की वैल्यू क्या होगी, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसको, तो एफ एल इक्वल टू होगा 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2l। ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, एफ एल की वैल्यू आ जाएगी। एफ एल की अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये एफ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एल इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2l। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एफ एल की वैल्यू आ गई। कैसे आई एफ एल की वैल्यू, क्योंकि एफ एल पे क्या हो रहा है, वी एल की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। और मैक्सिमम कब होगा, जब हम उसको जो वेरिएबल है यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे। और मैक्सिमम के लिए क्या होता है मैथमेटिक्स में, इक्वल टू 0 पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी की, यानी उस पर उसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा। सेम क्या करेंगे, वी सी निकाल लेंगे, वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी, यानी कि वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और एक्सी की वैल्यू क्या, 1/ओमेगा सी। इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे किसके टर्म्स में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो एफ सी की जो वैल्यू निकलेगी डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, वो आएगी 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2l। ये एफ सी आ जाएगा। यानी कि दोनों सेम ही है, बस इसमें 1/1 करना है, इसमें 1/1 नहीं करना है एक्स एफ सी के केस में। आप याद भी रख सकते हो, कुछ इतना लेंथी नहीं है फॉर्मूला। 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये क्या हो गया, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, ये रेजोनेंस हो गया। एंड क्या हो गया, जब एफ एल निकालना है तो 1/1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 2l, और जब एफ सी निकालना है तो 1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 2l। तो ये वाली टर्म आपको याद रखना है, जब एफ एल निकालना है तो 1/1 कर देना है, एफ सी निकालना है तो सेम रखना है। ये क्या हो गया, एफ सी एंड एफ एल आ गया। अब क्या देख लेते हैं, क्यू फैक्टर देख लेते हैं। तो क्यू फैक्टर की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट टू पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। ये किसमें, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। तो एनर्जी क्या होगी इंडक्टर एंड कैपेसिटर के क्रॉस, डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर एंड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर करंट आई ऑफ टी इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी है, तो इसका इंटीग्रेशन v क्या हो जाएगा, इसका वी सी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, वी सी इक्वल टू आई एम ओमेगा भी तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया, वी सी आ गया एंड ये आई आ गया, इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल, हाफ एल, आई की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस हाफ सी, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस आई एम बाय डब्ल्यू सी कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एनर्जी आ गई। अब इसको और ड्राइव कर लेते हैं, क्या निकलेगा एनर्जी ड्राइव करके,
जब ये स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ एल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ सी आई एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो सी से एक सी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इधर क्या बचेगा एल आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ इधर से कॉमन आ ही गया तो आई एम स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया एनर्जी एट रेजोनेंस। हमने क्या पढ़ा है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 1/LC। तो ओमेगा स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे तो इसकी जगह क्या 1/LC करेंगे तो LC ऊपर चला जाएगा तो एक सी से सी चला जाएगा, एल आई एम स्क्वायर इधर बचेगा, एल आई एम स्क्वायर इधर बचेगा। तो एल आई एम स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो डब्ल्यू जी इक्वल टू 1 आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या ऊपर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आ गया डब्ल्यू जी इक्वल टू एल आई एम स्क्वायर बाई 2। ये कब आ गया, जब रेजोनेंस है, एट रेजोनेंस ये आएगा। उसके अंदर एनर्जी स्टोर एक साइकिल में एल आई एम स्क्वायर बाई 2, यानी कि आरएलसी सर्किट कोई एक है, आरएलसी में जो एनर्जी स्टोर होगा वो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर के फॉर्म में आएगा। इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, हमने निकाली थी डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है हाफ एल आई एम स्क्वायर। ये क्या इंडक्टर के केस में आ गई, यानी कि टोटल एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसके फॉर्म में आ गई, इंडक्टर के फॉर्म में आ गई। अगर मैं उसी एनर्जी को कैपेसिटर के फॉर्म में निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या आ रहा था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर सी। तो इस एल की जगह उसको पुट कर देंगे अभी, तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ एल की जगह क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर टी सी आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये क्या रहेगा इधर आई एम स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर सी, क्योंकि एक सी से एक सी कट गया था, और इधर क्या हाफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा हाफ ओमेगा स्क्वायर सी और आई एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ 1/ओमेगा स्क्वायर सी और आई एम स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो कितना बचेगा ये हाफ आई एम स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर बाय सी। ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू जी आ गया, एनर्जी स्टोर आ गई। ये क्या आ गया डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर सी। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा हाफ आई एम स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा। अब ये देखो आई एम मेरा एक्स सी इक्वल टू एक्स सी इंटू आई क्या था वी सी था, इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो एक्स सी क्या होता है ओमेगा सी 1/ओमेगा सी इंटू आई इक्वल टू वी सी, तो ओमेगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया इससे आई अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू क्या वी सी हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन से ये आ गया ना। अब ये देखो डब्ल्यू जी इक्वल टू इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हाफ आई एम बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर कर दें मल्टीप्लाई बाय सी कर दें, इस वाले इसको इस टाइप में लिख दिया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, अभी क्या देखिए हमने वी सी है, इसकी वैल्यू वी सी आ रही ना, ये आ रही, तो क्या हो गया ये वी सी आ गया। तो डब्ल्यू जी इक्वल टू एनर्जी स्टोर इक्वल टू 1/2, इसकी जगह क्या कर देंगे वी सी स्क्वायर इंटू सी। तो ये जो एनर्जी स्टोर आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर के फॉर्म में आ गई, और जो ये आई थी इधर हमारा निकला था इंडक्टर के फॉर्म में क्या आया था डब्ल्यू जी इक्वल टू हाफ एल आई एम स्क्वायर। तो ये क्या इंडक्टर के फॉर्म में, ये कैपेसिटर के फॉर्म में, यानी कि कोई भी एक वैल्यू हमको पता हो या इंडक्टर की या कैपेसिटर की, तो जो आरएलसी रेजोनेंस सर्किट है हम उसमें उसके अंदर जो एक साइकिल में एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो निकाल लेंगे। हमको दोनों की जरूरत नहीं है कि हमको इंडक्टर भी पता हो कैपेसिटर भी पता हो, तब वो क्या निकाल पाए उसके अंदर एनर्जी स्टोर निकाल पाए। तो ये एनर्जी स्टोर आ गई किसके फॉर्म में कैपेसिटर के फॉर्म में, एंड ये एनर्जी स्टोर आई थी किसके फॉर्म में
इंडक्टर के फॉर्म में। अभी क्या है, एनर्जी निकल गई, अब पावर डिसिपेशन निकाल लेंगे और उसके बाद क्या होता है, क्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन, तो क्यू फैक्टर आ जाएगा। तो अब ये आरएलसी सर्किट कोई है, एक आर है, एक एल है एंड एक सी सीरीज में लगा हुआ है, इसमें वोल्टेज वी अप्लाई कर रहे हैं, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर जो पावर डिसिपेट कहाँ होगा, केवल रजिस्टर के अक्रॉस होगा। बाकी एलिमेंट क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट है, ये केवल क्या है, स्टैटिक है, ये दोनों डायनेमिक है। स्टैटिक है मतलब कि वो केवल उसमें केवल अकेला पावर डिसिपेट होगा, यानी कि जो पावर डिसिपेशन होगा वो कहाँ होगा, आई स्क्वायर आर, यानी कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और आई स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, आई स्क्वायर आर आई एम बाय √2, आई एम उसका मैग्नीट्यूड एंड √2 उससे क्या, जो उसका आरएमएस वैल्यू हो गया, और इसका स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया। तो पावर डिसिपेशन क्या हो गया, पी डी इक्वल टू आई एम स्क्वायर टू आर, ये पावर डिसिपेशन हो गया उसके आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन। अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर दो टाइप से आ रहा है, एक किसके फॉर्म में आ रहा है, एक इंडक्टर के फॉर्म में भी आ रहा है, एक कैपेसिटर के फॉर्म में भी आ रहा है। तो आप कोई भी एक ले सकते हो उसमें से। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी अगर इंडक्टर के अक्रॉस ले लेते हैं पहले, तो क्या हो रहा था, हाफ एल आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, आई एम स्क्वायर बाय 2 इंटू आर, इससे ये कैंसिल, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई एल, यही बचेगा ना, और कुछ तो सारा तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय आर, ये आर भी रहेगा क्योंकि आर है नीचे, ये क्या आ जाएगा, क्यू फैक्टर आ जाएगा, यानी कि क्वालिटी फैक्टर। इसमें ये 1/f भी आएगा पावर में, क्यों आएगा 1/f, क्योंकि एक साइकिल के लिए निकालना है, एक साइकिल कितना 1/f, फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर देंगे तो ये r/f हो जाएगा, तो f ऊपर चला जाएगा, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πf/r, ये हो जाएगा। एंड l/r क्या होता है, टाउ इक्वल टू l/r, यानी कि टाइम कांस्टेंट, एंड 2πf इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टाउ, ये आ गया। जब क्या होगा, ये इंडक्टर के केस में एंड सेम कैपेसिटर के केस में, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टाउ, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 क्या, ओमेगा इक्वल टू क्या आया, 1/√LC, तो उससे c की वैल्यू आ जाएगी, टाउ इक्वल टू क्या होगा, RC होगा, यानी कि q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा RC इन केस ऑफ कैपेसिटर, एंड q इक्वल टू ओमेगा L/R इन केस ऑफ इंडक्टर। क्यू फैक्टर निकल गया दोनों केस में, कैपेसिटर एंड इंडक्टर के केस में। इतना याद रखना कि इसमें डिवाइड बाय f होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एक साइकिल के लिए निकालना है, तो एक साइकिल के लिए पावर कितनी होगी, वो ये होगी, और उसको उससे डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डिवाइड बाय पावर क्यू हो जाता है, और 2 पाई मल्टीप्लाई रहता है, ये 2 पाई अपन याद नहीं रहा, उसको मल्टीप्लाई करना था, तो ये 2 पाई रहेगा इधर। यानी कि क्यू फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज द 2 पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर स्टोर्ड इन द सर्किट टू पावर डिसिपेशन पर साइकिल, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इक्वल टू ओमेगा टाउ आ गया। जब इंडक्टर है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा L/R। एट रेजोनेंस क्या होता है, एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC मल्टीप्लाई L/R, तो एक रूट से एक रूट चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, √L/C 1/R, ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो गया ना, ये क्यू आ गया किसके टर्म्स में, एल सी एंड आर के टाइम्स में। तो हमको क्या, कुछ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अभी किस पे डिपेंडेंट है, ये एट रेजोनेंस किस पे, आर एल सी जो दिया है सर्किट का उसी पे डिपेंडेंट है। जब रेजोनेंस नहीं है कंडीशन, तब किस पे डिपेंडेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा L/R, ये क्यू हो जाएगा, और ये कब हो जाएगा, एट रेजोनेंस। तो Q इक्वल टू क्या है हमारा, ओमेगा L/R आया। अब ओमेगा L क्या होता है, XL क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू XL/R कर सकते हैं, तो इससे भी एक Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें अब मल्टीप्लाई I कर दूं और डिवाइडेड बाय I कर दूं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IXL मल्टीप्लाई बाय IR। अब IXL क्या हो जाता है, VL हो जाएगा, IXL की वैल्यू क्या होगी, IXL इक्वल टू VL एंड IR इक्वल टू VR, ये हो गया वैल्यू, इससे भी क्यू फैक्टर निकल जाएगा। एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू V हो जाएगा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, V मतलब अप्लाइड वोल्टेज, VS V सोर्स,
तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी VL/VS, ये क्या हो जाएगी एट रेजोनेंस। तो इतने सारे टर्म्स हैं, किसी से भी कोई भी हमको वैल्यू दी है हम क्यू फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कभी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, कभी इंडक्टर दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, कभी दोनों के अगर वोल्टेज दिया रहेगा, वोल्टेज से क्यू फैक्टर कैसे निकालना है, तो वो सारे फॉर्मूले हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपने अगर इसको याद कर लिया ओमेगा एल बाई आर एंड क्यू इक्वल टू 1 ओमेगा सी बाई आर, ये क्या 1 ओमेगा सी आर। तो ये किसके कैपेसिटर के केस में, ये इंडक्टर के केस में। तो इसी से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर लोगे। ये वी एल आ गया, अगर कैपेसिटर होगा तो क्या हो जाएगा वी सी बाय वी एस हो जाएगा इन केस ऑफ कैपेसिटर रहा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओमेगा सी क्या होता है एक्स सी होता है, एंड एक्स सी इंटू आई इक्वल टू वी सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू वी सी बाय वी आर, एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा वी सी बाय वी एस। तो ये क्यू फैक्टर आ गया, ये भी क्यू फैक्टर आ गया, एंड ये भी क्यू फैक्टर है कि एक्सएल उसका इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हो या रेजिस्टेंस दिया हो, उससे भी क्यू फैक्टर आ जाएगा। तो क्यू फैक्टर के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, इन केस ऑफ इंडक्टर पढ़ रहे हैं ये एक्स एल बाय आर इक्वल टू वी एल बाय वी आर इक्वल टू वी एल बाय वी एस। ये कब आया, ये वाली वैल्यू कब है एट रेजोनेंस, जब उसमें केवल इंडक्टर दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो एंड कैपेसिटर दिया हो। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है एट रेजोनेंस 1/√LC, इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा Q इक्वल टू 1/√LYC, ये आ गया। अगर कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा 1/ωCR इक्वल टू XC/R इक्वल टू VC/VR इक्वल टू VC/VS अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या एट रेजोनेंस। और जब Q इक्वल टू क्या, इसमें क्या पुट कर देंगे ओमेगा इक्वल टू 1/√LC पुट कर देंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC ऊपर चला जाएगा, CR बचेगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R√LYC। यानी कि रेजोनेंस पर जो Q का फार्मूला आएगा और C के केस में आएगा वो दोनों सेम आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, Q इक्वल टू 1/R√LYC, Q इक्वल टू 1/R√LC, ये Q फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। ये भी Q फैक्टर है, दोनों सेम आ रहे हैं एट रेजोनेंस, यानी कि 1/R√LYC। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, Q फैक्टर पढ़ लिया। Q फैक्टर क्या होता है 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट डिवाइडेड बाय पावर डिसिपिएशन इन 1 साइकिल। ये आ गया Q फैक्टर का वैल्यू आ गया। एंड उसके जो फॉर्मूले पढ़ लिए कि एट रेजोनेंस क्या होगा एट रेजोनेंस, एंड जो रेजोनेंस नहीं है तो उसके इसमें Q फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब क्या पढ़ लेते हैं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ देख लेते हैं, और उसके बाद करंट का ग्राफ देख लेंगे, करंट किस हिसाब से वेरी करेगा एट रेजोनेंस और क्या वैल्यू होगी उसकी रेजोनेंस पे, वो देख लेते हैं। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए हम पहले अभी क्या देखे थे हमने, सीरीज RLC जो सर्किट है उसमें करंट क्या हो रहा था, I इक्वल टू क्या था V/Z, एंड Z इक्वल टू क्या था √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये था Z। तो Z मिनिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म कब जीरो हो रही थी, रेजोनेंस पे जीरो हो रही थी, क्यों XL इक्वल टू क्या हो रहा था XC, XL इक्वल टू XC हो रहा था, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/Z मिनिमम हो जाएगा, Z मिनिमम तो यानी कि I मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एट रेजोनेंस I क्या होगा I मैक्स होगा, ये समझ गए आप लोग। यानी कि और जब I का वैल्यू लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा एंड हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा XL इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इक्वल टू 1/ωC। तो कोई एक सीरीज सर्किट दिया हुआ RLC, इसमें वोल्टेज भी लगाया है, तो जब ओमेगा इक्वल टू जीरो है, ओमेगा इक्वल टू जीरो है यानी कि एक्सएल जाए क्या है जीरो, एक्सएल जीरो है मतलब इंडक्टर क्या है शॉर्ट सर्किट है, तो XC की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, XC की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 1/ωC है। जब ये इन्फिनिटी है मतलब ये क्या है ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो करंट क्या होगा जीरो होगा। सीरीज सर्किट है, एक ही लूप बन रहा है, अगर ओपन सर्किट है तो क्या होगा लूप जीरो हो जाएगा। अब इन केस ऑफ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी है,
तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। एक्सएल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी मतलब ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। उस केस में भी क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट का जो लूप ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में वो इस टाइप का बनेगा कुछ, ये इधर f इक्वल टू इन्फिनिटी है, f इक्वल टू जीरो है, एंड ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इस पर, ये कुछ f नॉट फ्रीक्वेंसी हो गई, उस पर क्या होगा, आई मैक्स हो गया, और ये f नॉट क्या हो जाएगा, f नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी करंट की वैल्यू, और एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर से डिक्रीज होने लगेगी, कहाँ की साइड, जीरो की साइड। ये हम लोगों ने इससे निकाल लिया कैसे ये डिक्रीज हो रही, कैसे इंक्रीज कर रही। अब इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो बैंडविड्थ क्या होती है, जो मैक्सिमम पीक आया उसका 70.7%, 70.7% मतलब ये होगा कुछ, इधर आई मैक्स आया तो ये कितना 70.7% ऑफ आई, यानी कि 0.70%। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F1 होगा, एंड ये होगा F2। तो F2 माइनस F1 बैंडविड्थ क्या बोलते हैं, F2 माइनस F1, यानी कि एक बैंड है, ये बैंड, इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ हो जाएगा। ये बैंडविड्थ हो गया, क्या हो गया, F2 माइनस F1, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। और ये F2 माइनस F1 कब आएगा, जो आई मैक्स रहेगा रेजोनेंस पे, आई मैक्स का जब वो 70.7% अचीव कर लेगा वॉल्यूम मैग्नीट्यूड, तो उस फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड जो आएगा फ्रिक्वेंसी, एक लोअर आएगा एक हायर आएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। एक बार और अच्छे से नीचे क्लियर कर लेते हैं सेपरेट ग्राफ बना के, और आपको ड्राइव कर देते हैं कैसे आएगा उसका वैल्यू। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इक्वल टू F2 माइनस F1, यानी कि ये जो फ्रिक्वेंसी है माइनस ये वाली फ्रिक्वेंसी जो आ रही है ये। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट, यानी कि ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस की आइदर साइड मतलब इस साइड एंड इस साइड। बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर द करंट फॉल फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 70.7%। मैक्सिमम वैल्यू टू 70.7% कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया 70.7% मतलब आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो ये कितना होता है 70.707 आई मैक्स होगा, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना 70.7 आई मैक्स आ जाएगा। यानी कि जो आई मैक्स है वो 70.7% कब आएगा, जब आई मैक्स डिवाइड बाय √2 करेंगे, तो डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इस मैग्नीट्यूड पे ये जो फ्रिक्वेंसी होगी और ये जो फ्रिक्वेंसी होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। और F2 F1 को क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर क्यों, पावर क्या होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी IM बाय √2 का स्क्वायर इंटू आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आई बाय 2, तो ये हाफ पावर हो गया। एंड ये 3 dB फ्रिक्वेंसी, 3 dB क्यों, 3 dB निकालेंगे तो कितना 70.7% आता है, 70.7%, जो मैक्सिमम वैल्यू उसका 70.7% एट 3 dB आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी एंड 3 dB फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। कभी भी अगर आपको पूछे कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी एंड 3 dB फ्रिक्वेंसी मतलब बैंडविड्थ ही पूछ रहा है, जो रेजोनेंस से कब 70.7% होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो जो फ्रिक्वेंसीज आएंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैंडविड्थ होगा, या हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होगा, या 3 dB फ्रिक्वेंसीज होगा। तो अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा, ग्राफ में क्या था, जब f इक्वल टू क्या था F नॉट, F नॉट मीन्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, उस पर जो I की वैल्यू थी वो क्या थी I मैक्सिमम और IM, ये ठीक है। जब F1 और F2 पे वैल्यू क्या थी IM बाय √2, ये कितना था 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो IM F1 और F2 पे वैल्यू कितनी आ गई IM बाय √2 आ गई। करंट की वैल्यू क्या आ गई IM बाय √2 आ गई एट F1 एंड F2। IM बाय √2 क्या इंडिकेट कर रहा है, IM बाय √2, IM क्या होता है IM इक्वल टू V बाय Z, यानी कि Z की वैल्यू √2 से इंक्रीज कर गई, तो क्या हो जाएगा ये Z इक्वल टू क्या हो जाएगा √2R हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अगर मैं इसमें √2 का डिवाइड कर दूं ऊपर, और ये क्या हो जाएगा I हो जाएगा IM बाय √2, तो ये किसकी Z की वैल्यू √2 से इंक्रीज कर गई। रेजोनेंस पे क्या होता है Z इक्वल टू R होता है एट रेजोनेंस, एट
रेजोनेंस, और F1 F2 पे क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू √2R हो जाएगा, क्योंकि इससे किससे √2 से इंक्रीज कर गई Z की वैल्यू, डिवाइड बाय √2 क्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा √2R हो जाएगा। अब ये देखो, जब ग्राफ किस टाइप का बन रहा था, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया एंड ये F2 हो गया। तो F1 पे क्या होगा, F1 पे क्या होगा, F किससे कम होगा, F कम होगा तो XC एंड XL होता है, XC इक्वल टू 1/ωc एंड XL इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा एल, XL इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इक्वल टू 1/ωc। तो जब ओमेगा कम है तो XC की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, एंड XL की वैल्यू कम है, तो यानी कि F1 पे क्या होगा, XC ग्रेटर देन होगा XL से, और F0 पे क्या होगा, XL इक्वल टू XC हो जाएगा, और F2 पे क्या होगा, XC लेस देन XL हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। इस ग्राफ से जो हमने वोल्टेज पढ़ा था उसमें ऐसा ग्राफ आ रहा था, इस टाइप का ग्राफ आ रहा था, ये क्या VC एंड ये VL, ये किसके बेसिस पे आ रहा था, XL एंड XC के बेसिस पे आ रहा था। तो जब क्या हो रहा है, F1 पे क्या हो रहा है, F1 पे XC ग्रेटर देन XL हो रहा है, F0 पे XC इक्वल टू XL हो रहा है, एंड F2 पे XL ग्रेटर देन हो रहा है XC से। ये तीन केस बन रहे थे, इसमें भी तीन केस बन रहे हैं। अब तीनों केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि उसके केस में क्या करंट की इक्वेशन आएगी, वो देख लेते हैं। यानी कि जब F0 है, F0 पे जो पावर फैक्टर होगा cos थीटा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंडक्टिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव पार्ट Z, XL इक्वल टू XC हो जाएगा, टोटल R हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब क्या होगा, F1 F2 रहेगा, F1 F2 पे कुछ Z रहेगा, Z इक्वल टू प्लस इक्वल टू R प्लस JX रहेगा, इस टाइप की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि XL माइनस XC की वैल्यू 0 तो नहीं रहेगी F1 F2 पे, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, जो उसका वैल्यू आएगी वो उससे ये Z की वैल्यू आएगी। और Z इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा √2R होगा, कहाँ पर, जब 70.7% हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू √R² प्लस X², और Z इक्वल टू क्या है, √2R इक्वल टू R² प्लस X², इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या, 2R² प्लस X², तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ये किस पे आ जाएगा, एट F1 एंड F2। अब F1 पे हमने क्या देखा, F1 पे XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है, तो Z इक्वल टू क्या होता है, R प्लस J XL माइनस XC, यानी कि ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी एट F1 एंड एट F2। ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि XC की वैल्यू XC से ज़्यादा हो जाएगी, XL की वैल्यू XC से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू F2 पे क्या आएगी, पॉजिटिव, एंड F1 पर नेगेटिव। ये समझ में आ गया आपको। एंड F1 F2 पे R इक्वल टू क्या होगा, X होगा, क्योंकि Z इक्वल टू क्या है, √2R, उसको पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। F1 और F2 पे दोनों सेम आएगा, R इक्वल टू X हो जाएगा, R इक्वल टू X हो जाएगा, यानी कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस JX है, तो Z इक्वल टू R प्लस JR, ये आ जाएगा ना, क्योंकि X इक्वल टू क्या है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, जो थीटा आएगा दोनों इम्पीडेंस एंगल, ये R हो गया, ये XL हो गया एंड ये Z हो गया, तो जो थीटा आएगा tan इनवर्स क्या होता है, XL बाय R, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 R/R हो जाएगा, तो 1 कचेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री आ जाएगा थीटा। अगर थीटा 45 डिग्री आ गया तो जो पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos 45 डिग्री, यानी कि 1/√2, 1/√2 यानी कि 0.707। ये क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया। कब आ गया ये, यानी कि पावर फैक्टर इक्वल टू 0.707 एट F1 एंड F2। पावर फैक्टर कितना आ गया, इतना आ गया। Z इक्वल टू √2R आ गया, इन सब से पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई एंड एंगल आ गया। अब ये कब हो रहा है, ये देखो, इसकी वैल्यू जब F1 पे निकाल रहे हैं तो Z क्या होगा, Z इक्वल टू XL माइनस XC होता है, तो XL की वैल्यू लेस देन रहेगी XC से, तो ये वाली टर्म क्या निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस में आएगा R डिवाइडेड बाय R, तो ये क्या बचेगा, tan इनवर्स -1
tan इनवर्स -1 मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री एंगल आएगा और उसमें जो थीटा आएगा वो कितना 135 आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर यानी कि कॉस ऑफ 135, तब भी क्या आ जाएगा, ये कॉस ऑफ 135 भी 1/√2 होता है, यानी कि 0.707 क्या आ गया, इसका पावर फैक्टर आ गया एट F1 एंड ये जो आया था वो F2 पर। अभी हमने क्या देखा, एट F1 क्या हो रहा था, XC ग्रेटर देन है किससे, XL से, XC ग्रेटर देन XL से, और X इक्वल टू क्या आ रहा था, R आ रहा था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो XC XL है तो क्या हो जाएगा, X की वैल्यू क्या होगी, X इक्वल टू XC माइनस XL होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 1/ओमेगा, ये क्या किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, F1 पे निकाल रहे हैं, तो ω1C माइनस ω1C इक्वल टू R आ गया, ये इससे क्या आएगी 1/ω1C माइनस ω1L इक्वल टू R, ये क्या हो गया XC माइनस XL इक्वल टू R, और XC माइनस XL क्या है, X इक्वल टू R, यही कंडीशन है ये। और एट F2 पे क्या हो रहा था, F2 पे XL ग्रेटर देन किससे हो रहा था, XC से, तो XL माइनस XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इक्वल टू R, X इक्वल टू R होता है F2 पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ω2L माइनस ω2C इक्वल टू R, ω2 होगा ना F2 मतलब ω2, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है, और इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या हो रहा है, ये भी R के इक्वल टू है, ये भी R के इक्वल टू है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/ω1C माइनस ω1L इक्वल टू ω2L माइनस 1/ω2C, ये आ गया, ये भी R है, ये भी R है, R इक्वल टू पुट कर देंगे, R की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख लेंगे, ये इस साइड ले जाएंगे, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, यानी कि ω1 प्लस ω2 इंटू L इक्वल टू, ये वाली टर्म इस साइड ले आएंगे, ये वाली टर्म इस साइड ले गए, तो क्या हो जाएगा 1/ω1 प्लस ω2 इंटू C हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अब इससे क्या होगा, ω1 प्लस ω2 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1/LC, ये आ जाएगा इससे। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे 2ω1L इक्वल टू 1/2ω2C, 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ω1L इक्वल टू 1/ω2C, यानी कि क्या हो जाएगा ω1 इंटू ω2 क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से ω1 इंटू ω2 इक्वल टू 1/LC, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या पता है, हमको क्या पता है कि ω0 इक्वल टू क्या होता है, ω0 स्क्वायर 1/LC होता है, ये क्या रेजोनेंस होता है, तो इसमें क्या पुट कर देंगे, तो ω0 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ω1 ω2, तो ω0 इक्वल टू ω1 ω2, ये आ गया ω0, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या है F1 F2 है, और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट मीन्स F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 इक्वल टू रूट ऑफ F1 F2, इसी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F1 F2 जो उसका मैग्नीट्यूड है 70.7%, वो दोनों फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी पहले केस में क्या किया हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू पुट कर दिया था, अभी क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/C कॉमन आ जाएगा, 1/ω1 माइनस 1/ω2 प्लस L कॉमन आ जाएगा ω2 माइनस ω1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई इन दोनों को ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/C ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाय ω1 ω2 प्लस L ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2R, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को एक इक्वेशन 4 नाम दे दो। हमने जब दोनों इक्वेशन को इक्वल टू पुट किया था तो क्या आ रहा था ω1 ω2 इक्वल टू 1/LC आ रहा था, तो ω1 और L की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, L ये क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ω1 ω2 इंटू L, ये 1/C हो जाएगा इस इक्वेशन से,
इस वाली इक्वेशन से। तो 1/c ω1 ω2 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी कि L इंटू ω2 माइनस ω1 प्लस L इंटू ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2R, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2L ω1 माइनस ω2 माइनस ω1 इक्वल टू 2R। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, L/R इक्वल टू 1/ω2 माइनस ω1। ये समझ में आ गया ना, ये कैसे आया, इसके थ्रू पुट कर दिया। क्या आ रहा था, ω1 इक्वल टू ω1 इंटू ω2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1/LC। तो ये क्या है, C इंटू ω1 इंटू ωc। तो C इंटू ω1 ω2 C कितना हो जाएगा, ω1 ω2 इंटू C इक्वल टू 1/L। ये 1/, में था तो L ऊपर चला गया, इससे ये वैल्यू आ गई। क्या आ गया, L इंटू ω2 माइनस ω1 इक्वल टू R, ये वैल्यू आ गई। ω2 माइनस ω1 क्या है, हमारी बैंडविड्थ है, यही तो हम पढ़ रहे थे। यानी कि बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/L, यही आ रहा है ना, R/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω2 माइनस ω1। ये क्या एक फॉर्मूला आ गया। यानी कि बैंडविड्थ निकालना है तो R और L से निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस दिया है एंड इंडक्टर दिया है तो उसकी बैंडविड्थ आराम से निकल जाएगी। ω2 माइनस ω1 इक्वल टू R/L। R/L क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या है, L/R। तो R/L यानी 1/टाउ, टाइम कांस्टेंट। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, 1/टाउ, यानी कि W2 माइनस W1, ये क्या हो गई, बैंडविड्थ हो गई। तो क्या आ गया, ω2 माइनस ω1 इक्वल टू R/L। ये क्या हो गया, अगर मैं इसको F से रिप्लेस कर दूंगा तो 2πf2 माइनस 2πf1 इक्वल टू R/L। तो F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, 1/2π इंटू R/L। ये क्या है, ये भी बैंडविड्थ है। ये किसके फॉर्म में है, ये हर्ट्ज के फॉर्म में है एंड ये रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में है। अब हमने Q फैक्टर क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू क्या आ रहा था, ω यानी कि ω/L/R आ रहा था। इसको क्या मैं ω0 बोल दूंगा एट रेजोनेंस। तो Q इक्वल टू ω0 L/R। अब ये L/R की वैल्यू क्या आ रही है इधर से, R/L की वैल्यू क्या है, R/L इक्वल टू ω2 माइनस ω1 है। तो L/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ω2 माइनस ω1। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ω0 डिवाइडेड बाय ω2 माइनस ω1। ये Q की वैल्यू आ गई। यानी कि Q इक्वल टू क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। क्या हो गया, Q इक्वल टू ω0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। इससे क्या Q फैक्टर निकल जाएगा, यानी कि ω0 डिवाइडेड बाय ω2 माइनस ω1 इक्वल टू Q फैक्टर। ये Q का फैक्टर आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई दोनों, F2 माइनस F1 इक्वल टू 1/2 पाई R/L एंड इन केस ऑफ हर्ट्ज, इन केस ऑफ रेडियन पर सेकंड R/L, और बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो गया, R/L हो गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सीरीज रेजोनेंस देख लिया। सीरीज रेजोनेंस के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, उसके बाद Q फैक्टर पढ़ लिया। Q फैक्टर क्या होता है, 2π मल्टीप्लाई बाय एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेशन इन वन साइकिल। उसके Q फैक्टर हो गया। Q फैक्टर के बाद हमने क्या पढ़ा, बैंडविड्थ पढ़ा। बैंडविड्थ क्या होता है, ω0 इक्वल टू 1/√ऑफ ω1 ω2, एक ये आ रहा था। सेकंड क्या आ रहा था, बैंडविड्थ इक्वल टू F2 माइनस F1 इक्वल टू 1/2π R/L, ये भी आ रहा था। ω2 माइनस ω1 इक्वल टू R/L, ये भी आ गया। देन उसके बाद Q फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ क्या आ रहा था, Q इक्वल टू ω0 बाय ω2 माइनस ω1, यानी कि ω0 बाय बैंडविड्थ इक्वल टू क्या, ω0 L/R, ये भी है। ये Q फैक्टर आ गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में और क्या पढ़ेंगे उसके साथ। अभी सीरीज रेजोनेंस पढ़ लिया, अब पैरेलल रेजोनेंस। अगर आपने सीरीज पढ़ लिया तो पैरेलल तो कुछ है ही नहीं, अगर आपको सीरीज समझ में आ गया। सेम जस्ट अपोजिट करते जाना है, जो सीरीज में हो रहा है वो पैरेलल में करते जाना है बस। उसमें क्या, यही एक याद रखना है कि उसमें करंट डिवाइड होगा, इसमें क्या वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, उसमें करंट डिवाइड होगा, और करंट के डिवाइस के से डिवाइड होते हुए हम उसका करंट और वोल्टेज का इक्वेशन निकाल लेंगे, और सेम उसी से बैंडविड्थ एंड Q फैक्टर वगैरह सब कुछ निकाल लेंगे। थैंक यू।